हेलो, नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं हूं विवेक बजाज और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वीकेंड एनालिसिस हम सभी के लिए। दोस्तों, आज कल एग्जिट पोल आ गया था और आज एक मोटा मोटी एक फील आ गई है कि बीजेपी तो वापस आ रही है। तो थर्ड टर्म, इट इज एक्चुअली अ ग्रेट अचीवमेंट। इतना इजी नहीं होता है थर्ड टर्म मिलना। तो फुल क्रेडिट टू एनडीए सरकार, जिनको थर्ड टर्म मिल रहा है। अब यहाँ से स्टॉक मार्केट का क्या होगा उस पर चर्चा करना है इस वीकेंड वीडियो के अंदर में। ओके, चर्चा बहुत ही इम्पोर्टेंट चर्चा है। और पता नहीं कितना जस्टिफाई कर पाऊंगा अपने आप को, बट है भी बहुत इजी सा। बिकॉज अल्टीमेटली बोलना बहुत आसान है कि मोदी जी ने जो पिछले कुछ सालों में किया है, शायद आने वाले कुछ टाइम पे मोदी जी उसको कंटिन्यू रखेंगे। इनफैक्ट मैं एक स्पीच सुन रहा था उनका इंडिया टुडे के अंदर में। उन्होंने बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाले भाषण उन्होंने दिए, जहां पर उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिफेंस एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग और घर घर इंफ्रास्ट्रक्चर का बेनिफिट्स को पहुंचाना, ये सारे जो इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट पिछले 5-6 साल से एग्रेसिवली ले रही है, शायद इस टेन्योर के अंदर में भी गवर्नमेंट कंटिन्यू करे। तो मैं थोड़ा सा ना टेक्निकल बातें करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये सारी बातें तो है, टीवी में है, चारों तरफ है। और तेजी खेलने का मन सबके अंदर आएगा, मंडे बटन दबाने का मन सबका करेगा। बट मैं थोड़ा सा आपको पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करूंगा। मैं कहीं पर भी आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि बेच दो, बट डेफिनेटली एक पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए, ताकि हम जो करें वो सही तरीके से करें। तो जीडीपी का एक फॉर्मूला जो है, जो कि बहुत ही स्वाभाविक सा फॉर्मूला, हम सब जानते हैं उस फॉर्मूला को। जीडीपी का फॉर्मूला होता है जिसके अंदर में कंजम्पशन, जीडीपी इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट का स्पेंडिंग प्लस प्राइवेट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये टिपिकली जीडीपी का फॉर्मूला है। तो पिछले 3-4 साल से जो इंडिया में ग्रोथ हुआ, उसका प्राइमरी ड्राइवर ऑफ ग्रोथ रहा है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, है। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड कर रही है। अच्छा, गवर्नमेंट कहाँ से स्पेंड कर पा रही है? बिकॉज गवर्नमेंट ने जो जीएसटी इंप्लीमेंट किया, उससे क्या हुआ, गवर्नमेंट के सेंट्रल किटी के अंदर में पैसा आना चालू हो गया। तो इट बिकेम फार मोर इजियर फॉर गवर्नमेंट टू प्लान देयर स्पेंडिंग। तो बजट में होता है ना प्लान एक्सपेंडिचर और अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर। तो प्लान एक्सपेंडिचर को और बेटर तरीके से वो प्लान कर पा रहे थे, इसलिए पैसा उन्होंने काफी हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर और ओवरऑल देश का डेवलपमेंट के लिए प्रॉपरली यूज किया। वो सब बाद में बात करेंगे कभी कि यूज किया नहीं किया। जैसे कई लोग के अलग अलग थ्योरीज होते हैं, बट अपने नेगेटिविटी बात नहीं करते, अपने पॉजिटिव बातें करते हैं। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग हैज बीन अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ जीडीपी ग्रोथ। ठीक है। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हमेशा से चैलेंजिंग रहा है, बिकॉज इंपोर्ट हमारे लिए हमेशा हाई रहा है। इंपोर्ट हाई क्यों रहा है? क्योंकि हम तेल पे डिपेंडेंट है, और तेल के दाम बढ़ते हैं तो हमारे ऊपर में उसका इम्पैक्ट दिख ही जाता है। प्लस एक्सपोर्ट काफी हद तक जो फॉरेन कंट्रीज है उस पर डिपेंडेंट है। तो जैसे वन ऑफ द टॉप एक्सपोर्टिंग आइटम्स जो है, वो वन ऑफ टेक्सटाइल है या गोल्ड है, इसको प्रोसेस करके हम एक्सपोर्ट करते हैं, इत्यादि इत्यादि। या तेल को हम इंपोर्ट करके वापस से एक्सपोर्ट करते हैं, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। तो उसका कहीं ना कहीं फॉरेन के अंदर में, या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जो मैन पावर हम इन्वेस्ट करते हैं। और आप देखिए आजकल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मैन पावर में काफी कमी हो गई है, काफी लोग रिक्रूट नहीं हुए हैं। तो आईटी सेक्टर की हालत थोड़ी सी खराब लग रही है। बट नॉनदलेस पॉइंट ये है कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इंडिया में बहुत अच्छे जोन पे नहीं है। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग ही था जो इंडिया को, जीडीपी को पकड़ के रखा था और उसको ग्रोथ करवा रहा था। ठीक है। तो दो पार्ट जो इंडिया में अभी रह गए वो है कंजम्पशन। तो इंडिया क्योंकि यंग नेशन है, तो कंजम्पशन लेड इकोनॉमी माना जा सकता है। लेकिन क्योंकि मेजॉरिटी पार्ट ऑफ इंडिया रूरल है, और रूरल के अंदर में कंजम्पशन रिकवरी नहीं हुई थी, तो कंजम्पशन भी कहीं ना कहीं थोड़ा बैठा हुआ था। हाँ, प्रीमियम कंजम्पशन जो है, हाई फाई कंजम्पशन, वो बढ़ रहे थे। बट आम आदमी का जो कंजम्पशन है वो कहीं ना कहीं स्लो हो रहा था, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं सबको हिट कर रहा था। फिर जो बचा पी, वो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो कि प्राइवेट इंटरप्राइजेस है, उनका इन्वेस्टमेंट इस पूरे एक्सरसाइज के अंदर में जरूरी था होना, जो कि बैंकिंग पे डिपेंडेंट है। तो बैंक्स का क्या हुआ, बैंक्स ने काफी क्लीन अप किया लास्ट 5-6 साल के अंदर में। और पॉसिबिलिटी है कि अब ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्रो करेगा, क्योंकि एनसीएलटी इंडिया में आ गया है। खाली एक ही इस पे प्रॉब्लम हो रहा है कि अब है ना, प्राइवेट गारंटी देना पड़ रहा है, पर्सनल गारंटी देना पड़ रहा है लोन लेने के लिए। तो जो एंटरप्रेन्योर्स है वो थोड़े डरे हुए हैं अभी,
कि क्या मैं अपने बिजनेस में पर्सनल गारंटी दूं, क्योंकि पहले चल जाता था, अभी नहीं चलता। तो इसीलिए एंटरप्रेन्योर सभी एसएमई सेगमेंट, इक्विटी सेगमेंट, इन सब की तरफ जा रहे, ताकि वो इक्विटी मार्केट से पैसा रेज कर सके। इसीलिए एसएमई के अंदर में इतना बड़ा पैसा रेजिंग का एक्टिविटी हुआ। और जहां पर बड़ा एक्टिविटी होगा ना, वहां पर थोड़ा फ्रॉड भी होगा। तो वो मान के चलते हैं, वो तो गिवन है। इंडिया में हम सब बहुत समझदार है, ये सब काम कर सकते हैं। तो आने वाले 5 साल के अंदर में गवर्नमेंट ने कहा कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड में है, और वो अभी भी कंटिन्यू रहेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अच्छा रहेगा। लेकिन कंजम्पशन और प्राइवेट स्पेंडिंग, ये दोनों को भी ग्रो करना पड़ेगा, बिकॉज गवर्नमेंट कितना तक स्पेंड करेगा, कितना तक काम करेगा अल्टीमेटली। ये बाकी दोनों एस्पेक्ट्स ऑफ जीडीपी है, उसको भी तो लीडरशिप लेना पड़ेगा। तो कंजम्पशन होपफुली, रूरल कंजम्पशन थोड़ा रिकवरी पाथ में है, देखते हैं क्या होता है। अगर इन्फ्लेशन बहुत नहीं बढ़ा, तब तो कंजम्पशन हो सकता है इंडिया में रिकवर कर जाए, और कंजम्पशन लेड ग्रोथ आ जाए। और प्राइवेट स्पेंडिंग जो है वो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट फर्म्स के जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रो करने चाहिए। तो नंबर्स बताएंगे कि बैंक का क्रेडिट ग्रो कर रहा है कि नहीं ग्रो कर रहा है, या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहा है। तो काफी सारे क्लैरिटीज है, काफी सारे इफ्स एंड बट्स है। बट गवर्नमेंट का क्लियर इंटेंट है कि उनको यहाँ से ग्रोथ और देना है, और हमको भी पॉजिटिव रहना चाहिए कि ग्रोथ यहाँ से मिलेगा। लेकिन एज अ स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेट, हमको ये पता है कि आज का जो भाव है वो ऑलरेडी फ्यूचर के ग्रोथ को डिस्काउंट कर चुका है। इसका मतलब काफी ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे स्टॉक प्राइसेस बढ़े हैं, तो वहां ऑलरेडी आने वाले कम से कम 2 क्वार्टर का ग्रोथ हम ऑलरेडी डिस्काउंट करके बैठे हैं। तो अगर वहां पर किसी भी तरह का सरप्राइज आया, तो उसका इम्पैक्ट उसके स्टॉक के प्राइसेस में होंगे। तो मैं हमेशा अपने वीडियोस में एक ही बात बोलता हूँ कि निफ्टी, बैंक निफ्टी ऊपरी लेवल पे 1000 फीट का व्यू बनाने के लिए बहुत सही है। बट उसमें ट्रेड मुझे कभी भी डिजायरेबल नहीं लगता है कि हम निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करें। मुझे लगता है कि आप एसआईपी करिए, बिकॉज एसआईपी ही लॉन्ग टर्म के अंदर में ये दोनों प्रोडक्ट से पैसा कमाने का मौका देता है। और स्टॉक्स के अंदर में जो अपॉर्चुनिटी है वो बरकरार रहेगी, मोदी जी आए ना आए। ऑब्वियसली मोदी जी नहीं आने से फर्क पड़ता है, थोड़ा सा डीरेल होता है, थोड़ा बैकफुट में जाते हैं, थोड़ा समय और बढ़ जाएगा। बट क्योंकि अब मोदी जी आ रहे हैं, क्लैरिटी है, तो आई थिंक वी आर ऑल सेट फॉर अनदर राउंड ऑफ मैसिव मोमेंटम इन मार्केट, स्पेसिफिकली इन स्टॉक्स एंड सेक्टर। तो आप अगर मोमेंटम इन्वेस्टर है मेरी तरीके से, मेरे जैसे, तो आप इंजॉय करेंगे आने वाले कुछ टाइम के रैली के लिए। तो एक बार स्क्रीन शेयरिंग करते हैं और डिस्कस करते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में क्या हो रहा है, बिकॉज फाइनली ये सारी बातें सही है अगर ग्लोबल मार्केट सपोर्ट करता है तो। अगर ग्लोबल मार्केट सपोर्ट नहीं करेगा, तो ये सारे बातें पे क्वेश्चन आ जाएगा। तो ग्लोबल मार्केट में तो डॉलर इंडेक्स, तो डॉलर इंडेक्स जो है वो 105 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तकरीबन यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। नीचे का लेवल है 104.20, और ऊपर का लेवल है 105.60। तो जब तक इस रेंज में है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी जो है वो अपने यहाँ वीकली 55 वीक का सपोर्ट पे यहाँ से रिवर्स किया है। यहाँ से निफ्टी हो सकता है, तो हो सकता है मंडे को मार्केट, बताना बहुत मुश्किल है मार्केट कहाँ जाएगा, बट डेफिनेटली ये जो लेवल है मार्केट का, जो कि पिछला हाई था करीबन 23,000 के लेवल का हाई हो गया, 23,000 के ऊपर मार्केट डेफिनेटली चांसेस हाई है कि मार्केट चला जाएगा, और रैली बरकरार रहेगी, क्योंकि डॉलर भी इस रैली को सपोर्ट कर रहा है। थोड़ा सा मार्केट का ब्रेथ स्टडी कर लेते हैं कि क्या ब्रेथ अभी ओवरबॉट है कि ओवरसोल्ड है, और किस सेक्टर के अंदर में ब्रेथ ओवरबॉट है कि ओवरसोल्ड है। तो मार्केट ब्रेथ पे चलते हैं, वहां देखते हैं कि निफ्टी के अंदर में ब्रेथ एकदम फर्स्ट क्लास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना वो ओवरबॉट है ना वो ओवरसोल्ड है, न्यूट्रल जोन पे है। और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड में है बैंक निफ्टी, तो वहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए। निफ्टी नेक्स्ट तो है ही स्ट्रॉन्ग, काफी दिनों से काफी स्ट्रॉन्ग है, और आईटी की बैंड बजी हुई है, तो आईटी में हमको तेजी नहीं खेलना है। पीएसयूस, पीएसयू बैंक्स में तेजी खेलना है, इसीलिए बैंकिंग भी तेज है। ऑटो में तेजी है, मेटल में तेजी है। तो जहां जहां पे ब्रेथ एकदम पॉजिटिव है, वहां हमको लेके काम करना है। जहां ब्रेथ में लाली है, वहां हमको बेच के काम करना है। ये बहुत ही सिंपल सा वर्किंग है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप इजीली इस चीज को समझ सकते हैं। तो निफ्टी में ओवरऑल ब्रेथ पॉजिटिव है, और लीडिंग सेक्टर के अंदर में जो ग्रीन वाले हैं, विच इज बैंकिंग, पीएसयूज, रियल एस्टेट, और इसके अलावा आपके पीएसयूज, प्राइवेट बैंक भी है, ऑटो,
मेटल्स, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो कंपनीज है रियलिटी, ये सब स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ वाले सेक्टर्स है। तो इनके अंदर में पॉसिबिलिटीज है कि स्ट्रेंथ कंटिन्यू रहेगा, तो आप अपना प्लानिंग वैसे कर सकते हैं। ऑलराइट। निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स का क्या है, देखिए अभी तो ये 2 आवरली चार्ट पे सेल में थे, पर ये मंडे को पूरा चेंज हो जाएगा और ये बाई में आ जाएंगे, तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के अंदर में भी बाइंग है। लेकिन मेन इसके अंदर में जो आपको काम करना है वो है स्टॉक्स का काम करना है। और जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ कि उन्हीं स्टॉक्स में फोकस कीजिए जहां पर रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली रिजल्ट अच्छे आएंगे ना, तभी वो स्टॉक सस्टेनेबल तेजी दिखाएगा। सेक्टर एनालिसिस में चलते हैं, यहाँ पर हमको मिलेंगे वो स्टॉक सेक्टर्स जहां पर रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। जैसे फोटोग्राफिक प्रोडक्ट एक सेक्टर है जहां पर अच्छा खासा रिजल्ट ग्रोथ हुआ है, और ये छोटा सा सेक्टर है, 580 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, बहुत बड़ा सेक्टर नहीं है। बट यहाँ पर डेफिनेटली रिजल्ट सरप्राइजेस है, जिसके कारण हो सकता है कि कुछ मूवमेंट यहाँ कंटिन्यू रह जाए। अगर आपको छोटे मार्केट कैप के स्टॉक्स पे इंटरेस्ट है, तब आप इसको देख सकते हैं। मैं जनरली छोटे मार्केट के स्टॉक्स को अवॉइड करता हूँ। शिप बिल्डिंग, जबरदस्त ग्रोथ। आई थिंक ये एक सेक्टर है जिसने बहुत ही अच्छा पैसा वेल्थ क्रिएट करके दिया लोगों को, और ये और भी आने वाले दिनों में लग रहा है वेल्थ क्रिएट करके देगा, कंसिडरिंग गवर्नमेंट का जो फोकस है कि हमको डिफेंस एक्सपोर्ट पे फोकस करना है। तो ये जितने भी कंपनीज है, मैज़गॉन, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन स्ट्रिप, मुझे लगता है कि इनमें स्ट्रेंथ है, और इसमें स्ट्रेंथ थोड़ा दिन तक और रहेगा, तो इनको देखना चाहिए क्योंकि इनमें रिजल्ट्स भी पॉजिटिव है। एविएशन डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, रेवेन्यू ग्रोथ है उसमें। सबसे अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ है इंटरग्लोब इंडिगो में, जीएमआर एयरपोर्ट में। तो ये दोनों स्टॉक्स है जिन पे हमको अच्छे, बिकॉज अगर आपको एविएशन स्टोरी, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टोरी है इंडिया में, अगर आप एविएशन स्टोरी में बिलीव करते हैं, तो ये दो स्टॉक्स है जिनके अंदर में आज के रेट में एक अच्छा वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि इनके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, मेरा पूरा हाइपोथेसिस इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ रिजल्ट्स। बैंकिंग देखिए कितना प्यारा मूवमेंट, बैंकिंग ओवरऑल बैंकिंग इज गिवन 25% ग्रोथ। 25% सालाना ग्रोथ देना कोई मजाक की बात नहीं है। उसमें ऑब्वियसली एचडीएफसी बैंक का काफी कंट्रीब्यूशन रहा है बिकॉज ऑफ मर्जर विद एचडीएफसी। बट आईसीआईसीआई बैंक का 23% ग्रोथ, स्टेट बैंक का 20% ग्रोथ, एक्सिस बैंक का 22% ग्रोथ, ये कमेंडेबल ग्रोथ है। और मुझे लगता है कि अगर पैसा बनाना है ना, तो बैंकिंग में बहुत अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। तो जिस बैंकिंग स्टॉक में आपको मोमेंटम दिखता हो उसको लेके बैठ जाइए। जैसे एचडीएफसी बैंक काफी स्ट्रांग लग रहा है, आईसीआईसीआई बैंक भी स्ट्रांग है, स्टेट बैंक स्ट्रांग। इनफैक्ट मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि जो बैंक निफ्टी का ईटीएफ है ना, वो लेके बैठ जाइए, काफी स्ट्रांग ओरिएंटेशन इसमें रिजल्ट्स में दिख रहा है। सिमिलरली रियल एस्टेट के अंदर में अच्छा स्ट्रेंथ है। डीएलएफ हैज डन फिनोमिनली वेल, बट आपको देखना पड़ेगा, ये काफी स्टॉक्स यहाँ से बढ़ चुके हैं, तो हमको मोमेंटम भी इनका चेक करना पड़ेगा। तो जिन स्टॉक जिसमें रिजल्ट्स अच्छे हैं सेक्टर में, और जहाँ मोमेंटम भी आपके फेवर में है, जैसे डीएलएफ में मोमेंटम फेवर में नहीं है, बट लोढ़ा में मोमेंटम फेवर में है, तो यहाँ जाऊंगा। मोमेंटम मतलब ये अपने सारे मेजर मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और अगर मैं इसके अंदर जाऊं तो आई एम श्योर इसके अंदर में आपको दिखेगा आरएस भी पॉजिटिव है। देखिए आरएस भी पॉजिटिव है, तो इसके अंदर में एंट्री करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई कैन लुक एट इनटू दिस पर्टिकुलर स्टॉक एंड दिस सेक्टर। फिनांस एनबीएफसीज आर आल्सो डूइंग वेरी वेरी गुड। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आर डूइंग वेरी गुड, और 19% इंक्रीमेंट है। जहां पर डिक्सॉन, जिसपे मैंने इन्वेस्टमेंट टीम भी बनाया था, 52% है। पर ध्यान रखिएगा, किसी भी स्टॉक में एंट्री करने से पहले उसका एक बार चार्ट स्टडी कर लीजिए, बिकॉज अगर आरएस पॉजिटिव है और आरएसआई भी इसका स्ट्रांग है, तब तो उसमें एंट्री करना, नहीं तो एंट्री नहीं करना। जैसे डिक्सन के अंदर में डेफिनेटली है, बट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी हमको देखना पड़ेगा। ऐसे ब्रांडली हम किसी भी स्टॉक में बस ऐसे ही घुस नहीं सकते। वी हैव टू लुक एट द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एज वेल। तो अभी क्या होगा कि मंडे से ना आप उस जोन में आने वाले हैं। हाँ, मंडे से क्या होने वाला है कि फोमो आने वाला है, बहुत जोर से फोमो आने वाला है। आप उस जोन में आने वाले हैं कि इतने सारे स्टॉक्स अवेलेबल है। इसमें से कैसे मैं बॉil डाउन करूं कि किस स्टॉक में काम करना है। देखिए, आपको ना अब टॉप डाउन आना पड़ेगा, आपके पास उपाय नहीं है, बिकॉज स्टॉक्स आपको जगह जगह से मिलेंगे और आप परेशान हो जाएंगे। टॉप डाउन का मतलब हो गया
वो सेक्टर या वो थीम आइडेंटिफाई करे जिससे आप कन्विंस्ड है। जैसे मैं इन्वेस्टमेंट थीम्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं कन्विंस हो रहा हूँ, तो या आप भी कन्विंस हो जाइए, कोई भी हो सकता है रीजन। वो स्टॉक या वो सेक्टर जिससे आप इन्वेस्टमेंट थीम से कन्विंस्ड है, उसको आइडेंटिफाई कीजिए, और उसके अंदर में जो स्टॉक्स है उसमें से जिसमें सबसे स्ट्रांग मोमेंटम है उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। आइडेंटिफाई एटलीस्ट 5 थीम्स और सेक्टर्स, और हर सेक्टर और स्टॉक्स के अंदर में 2-3 सेक्टर या थीम में 2-3 स्टॉक्स होंगे, तो 5 × 2 3 मतलब 10 से 15 से 20 स्टॉक्स, उन्हीं में ही पैसा डालिए, इधर उधर मत दिमाग लगाइएगा। देखिए अल्टीमेटली हम 50 60 70 80 स्टॉक्स में ले भी लेंगे ना, तो पैसा नहीं बनेगा, और कम पैसा बनेगा, आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे, मार्केट में अपॉर्चुनिटी आपका लॉस हो जाएगा। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट हम यहाँ पैसा बनाने आए हैं, हम यहाँ बहुत ज्यादा स्टॉक्स पे बहुत ज्यादा ट्रेड करने नहीं आए। तो इवन इफ यू हैव पोजीशंस इन 15 20 स्टॉक्स, एंड इफ यू फोकस ऑन दोस 15 20 स्टॉक्स, विच इज बेसिकली 4 5 थीम सेक्टर्स को कंबाइन करके 15 20 स्टॉक बन जाते हैं आराम से। मेरे इन्वेस्टमेंट थीम वीडियोस पे ही आप देख लीजिए, वहीं से बन जाएंगे, और उसी पे फोकस कीजिए और उसी को ट्रैक कीजिए। और अगर कोई नया थीम आए या नया स्टॉक आए, तो पहले उसको टॉप डाउन इवेलुएट कर लीजिए कि वो किसी थीम में फिट बैठता है क्या। अगर वो कोई थीम में फिट बैठेगा, तब तो वो काम करना है, नहीं तो वो काम नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टॉक आने वाले हैं और आप बहुत परेशान होने वाले हैं, और मैं नहीं चाहता हूं कि आप मेरे साथ जुड़े तो परेशान रहे। मैं देखिए एक और जाने से पहले एक छोटी सी बात कर दूं कि अब इंडियन मार्केट बहुत महंगा हो जाएगा, सारे स्टॉक्स महंगे हो जाएंगे 1 2 साल के अंदर में, बहुत ज्यादा महंगे हो जाएंगे। तो पैसा बनाने का अपॉर्चुनिटी आएगा अनलिस्टेड स्पेस में, खासकर प्री आईपीओ वगैरह में। तो मैं स्टार्टअप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन एमएसएमईज की बात कर रहा हूँ। इंडिया में 10 लाख से ज्यादा एमएसएमईज है। वो एमएसएमईज जो इंडिया में अब आएंगे, लिस्टेड होंगे। क्यों? क्योंकि उनको पावर ऑफ इक्विटी पता लग गया है। वो बैंक से अब पैसा नहीं लेना चाहते क्योंकि उसपे पर्सनल गारंटी इन्वॉल्व है। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी लाइज इन प्री आईपीओ स्टॉक्स, और वहां कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती हो तो उस पर फोकस कीजिए। स्टार्टअप नहीं, प्री आईपीओ स्टॉक्स, जहाँ पर आईपीओ 2 साल में आएगा। मेरा भी वही कोशिश रहेगा कि मैं उसके बारे में और सीखूं, आपको कुछ लोगों से इंट्रोड्यूस भी कराऊंगा, ताकि आप उनको और देख सके, परख सके। और एक लर्निंग मैं भी लूंगा और आप भी लीजिएगा, प्री आईपीओ स्टॉक्स पे कैसे इन्वेस्ट करते हैं। इन द मीन वाइल लिस्टेड स्टॉक्स में अभी भी 1 साल तक अपॉर्चुनिटी है, कैपिटलाइज कीजिए, ठंड रखिए, पेशेंस रखिए, फोमो को अपने जीवन से दूर करिएगा, बिकॉज फोमो में फाइनली हम कुछ ना कुछ गलत ही करते हैं। राइट, चलिए, थैंक यू, हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड। बहुत मजा आने वाला है आपको ट्रेडिंग करने में, और प्लीज बी माइंडफुल ऑफ एनी trade you are doing in the market. All right. Thank you. Good day. Jai Hind.